वेलकम बैक स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पिछले जो क्लास हुई थी उसमें मैं आपको बता रहा था कि प्रयोजन विधि के क्या गुण हैं, क्या दोष हैं और उस विधि को किस तरह से प्रभावी बनाया जा सकता है। अब मैं आपको बताऊंगा सामाजिक विज्ञान शिक्षण में समस्या समाधान विधि की क्या भूमिका है। समस्या समाधान विधि जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, किसी समस्या का समाधान खोजने वाली विधि को समस्या समाधान विधि कहते हैं। अब बात आती है कि समस्या होती क्या है। हमारे जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक विभिन्न प्रकार की समस्याएं उपस्थित होती रहती हैं और उनके समाधान भी होते रहते हैं। लेकिन शैक्षणिक काल में कुछ ऐसी समस्याएं उपस्थित हो जाती हैं जिन्हें शिक्षक अपने स्वयं ही हल सुझा देता है, जिनसे बालकों में जो एक चिंतन तर्क के जो कौशल हैं वो विकसित नहीं हो पाते। समस्या को स्वयं डील करने की जो क्षमता है बालक में वो विकसित नहीं हो पाती। इसलिए शिक्षाविदों ने सोचा कि शिक्षण में भी कुछ ऐसी विधियां सम्मिलित की जाएं जिसके कारण बालक स्वयं ही समस्याओं के समाधान खोज सके। इसी प्रकार की यह समस्या समाधान विधि है। समस्या समाधान विधि के प्रारंभिक अवस्था में इसका प्रयोग हार्वर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर जॉन डेवी ने किया था। इसी पर आधारित जो दूसरी शिक्षण विधि तैयार की गई थी वो प्रयोजना विधि थी। जॉन डेवी ने उसका आधार तैयार किया, लेकिन उस विधि को अप्लाई शैक्षिक क्षेत्र में जो किया था वो किलपैट्रिक ने किया था। इसलिए उस विधि का जनक किलपैट्रिक को माना जाता है और समस्या समाधान विधि का जो प्रणेता है, या यूँ कह सकते हैं कि इस विधि को तैयार करता, इस विधि के जनक प्रोफेसर जॉन डेवी थे। जॉन डेवी के अतिरिक्त अन्य शिक्षाविदों ने भी इस पर बहुत कार्य किया और पाया कि यह विधि बहुत ही अच्छी विधि है। दूसरी तरफ प्राचीन काल के संबंध में भी इस विधि से रिलेटेड कुछ साहित्य उपलब्ध होता है। उस साहित्य में ये पढ़ने को मिला कि प्राचीन काल में भी रूसो जैसे महान शिक्षाविदों ने, सुकरात, सेंट थॉमस आदि शिक्षाविदों ने भी अपने शिष्यों को इस विधि के माध्यम से पढ़ाया था। अब बात आती है कि प्रोफेसर जॉन डेवी, जो 1908 के आसपास की बात है, सेंट थॉमस, सुकरात, प्लेटो, ये बहुत पुरानी बात है, तो बात मैच नहीं कर रही ना। अर्थात इस बात से सिद्ध होता है कि यह विधि इतनी प्रभावशाली विधि है कि प्राचीन काल से ही इसका उपयोग शैक्षिक क्षेत्र में किया जाता रहा है। सुकरात ने आध्यात्मिक संवादों में, सुकरात एक धार्मिक गुरु थे, एक दार्शनिक भी थे, समाज सुधारक भी थे। उन्होंने धार्मिक संवादों में इस विधि का प्रयोग किया। किसने किया? सुकरात। सुकरात ने धार्मिक संवादों में इस विधि का प्रयोग किया। और सेंट थॉमस ने भी इस विधि का प्रयोग किया था। कहाँ? सुम्मा थियोलॉजिका में। सुम्मा थियोलॉजिका इनकी एक प्रसिद्ध रचना है। उसमें इस बात का उल्लेख किया गया कि इस विधि के माध्यम से किसी को भी कोई बात बताई जाती है तो वो आसानी से उस बात को ग्रहण कर लेता है, जिससे उसमें मानसिक क्षमताओं का विकास होता है, तर्क करने की शक्ति विकसित होती है, संवाद करने की शक्ति विकसित होती है, चिंतन करने की क्षमताएं विकसित होती हैं। इस तरह से उन्होंने सुम्मा थियोलॉजिका में इसका उल्लेख किया है। हार्वर्ड, जॉन डेवी, मैक्सवे और थॉर्नडाइक का भी नाम
आता है कि उन लोगों ने भी इस विधि पर काफ़ी कार्य किया। ये महान शिक्षाविद हुए हैं हार्वर्ड, जॉन डेवी, हार्वर्ड, मैक्सवे, थॉर्नडाइक, इन लोगों ने भी इस विधि की वकालत की है। अर्थात यह विधि इतनी प्रभावशाली है कि दुनिया भर के विभिन्न शिक्षाविदों ने इस विधि को शैक्षिक क्षेत्र में अप्लाई करने की वकालत की है और कहा है कि इस विधि के माध्यम से बालकों में तर्क और चिंतन की क्षमता विकसित होती है और तर्क और चिंतन के आधार पर ही किसी भी समस्या का समाधान बालक स्वयं अपने आप खोज लेता है। इसलिए यह विधि शैक्षणिक क्षेत्र में बहुत ही प्रभावशाली हुई। वर्तमान युग में इसे एक शैक्षिक साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस विधि का प्रयोग केवल प्राचीन काल में ही नहीं बल्कि वर्तमान काल में भी इसकी प्रभावशीलता है। वर्तमान युग में भी यह बहुत ही इम्प्रेसिव विधि है, इसलिए इस विधि को बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। इस विधि में मानसिक निष्कर्षों को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। अब बता दें कि मानसिक निष्कर्ष होते क्या है। मानसिक निष्कर्ष से तात्पर्य है समस्या हमने देखी, उस समस्या को हल करने का तरीका हमने सुझाया और उसके आधार पर जो निष्कर्ष हमारे सामने आया, जो परिणाम हमारे सामने आया, वो मानसिक निष्कर्ष है, अर्थात समस्या का समाधान। इस तरह से ये कहा जा सकता है कि वर्तमान युग में भी इस समस्या की बहुत अधिक आवश्यकता है और जन्म के कुछ समय बाद से ही मनुष्य सामाजिक व प्राकृतिक वातावरण में समायोजन में विभिन्न प्रकार की समस्याओं का अनुभव करता है। बालक जब छोटा होता है, 1 दिन से लेके 1 वर्ष तक, जब बालक होता है तो वो कभी रोता है, कभी हंसता है, कभी खेलता है, कभी माँ से चिपकता है। वो ऐसा क्यों करता है? जब वो हंस रहा है इसका मतलब उसने पर्यावरण से, प्राकृतिक वातावरण से एडजस्टमेंट कर लिया है। और जब वो रोता है अर्थात उसकी कोई न कोई समस्या अप्रत्यक्ष रूप से उसके सामने है जिसके कारण वो रो रहा है। माँ से जब चिपक रहा है उस किसी समस्या का हल वो चाहता है। जब बालक थोड़ा सा बड़ा और हो जाएगा, यानी 1 साल से लेकर 3 साल के बीच में जब बालक होगा तो उसकी जिज्ञासु प्रवृत्ति होने के कारण हर चीज़ पर प्रश्न करेगा, हर चीज़ की जानकारी चाहेगा। आप स्कूल जा रहे हैं, आप तैयारी कर रहे हैं स्कूल जाने की, तो आपसे प्रश्न करेगा छोटा बालक, कहाँ जा रहे हैं? आप बताएंगे स्कूल जा रहा हूँ। कि स्कूल क्यों जा रहे हैं? कि पढ़ाने जा रहा हूँ। कि किसको पढ़ाएंगे? कि स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे। उन स्टूडेंट्स को पढ़ा के क्या करोगे? कि आजीविका मिलेगी, पैसा मिलेगा, कुछ पैसे का क्या करोगे? तो इस तरह के वो विभिन्न प्रकार के प्रश्न हमारे सामने बालक प्रश्न पर प्रश्न करता रहता है। और वो ऐसे प्रश्न क्यों कर रहा है? क्योंकि वो यहाँ समस्या फील कर रहा है। उसके साथ आप खेलिए, उसके साथ आप एडजस्ट कीजिए, तब उसकी समस्या का समाधान होगा। जब तक समस्या उसकी सॉल्व नहीं होगी वो आपसे विभिन्न प्रकार के प्रश्न करता रहेगा। कभी रोएगा, कभी चीखेगा, कभी चिल्लाएगा, कभी किसी चीज़ को फेंकेगा। जब बालक 3 साल से 5 साल का हो जाता है तो वो स्कूल जाने लगता है। अब यहाँ उसके सामने और समस्याएं उपस्थित हो गई। यानी बालक जैसे स्टेप बाय स्टेप बढ़ता जा रहा है उसको बड़ी बड़ी समस्याएं सामने आती जा रही हैं। अब यहाँ हमारा ये दायित्व बनता है कि हम बालक को इतना निपुण कर दें उन समस्याओं के समाधान में जो उसके भावी जीवन से संबंधित कोई भी समस्या उपस्थित हो रही है उनका हल वो स्वयं अपने पिछले अनुभवों के आधार पर कर ले। यानी भावी जीवन में जब बालक पढ़ के निकल जाएगा अपने विद्यालय से, सामाजिक क्षेत्र में जब आएगा वहाँ उसको विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो उन समस्याओं का सामना वो इन अनुभवों से करेगा जो अनुभव हमने उसको विद्यालय समय में दे दिए हैं। उनको परिस्थिति अनुकूल वो एडजस्टमेंट करके वहाँ उन्हें अप्लाई करेगा, जिससे सिद्ध होता है कि सीखना एक जीवित प्रक्रिया है। सीखना एक जीवित क्रिया है। सीखना एक जीवित क्रिया है। इसका मतलब कि जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक हम सीखते रहेंगे। किससे? वातावरण से। अब वातावरण में कौन सा? सामाजिक वातावरण भी और प्राकृतिक वातावरण भी।
सामाजिक जो वातावरण है वो हमें समस्याएं ज़्यादा हमारे सामने उपस्थित करता है। सामाजिक समस्याएं इतनी अधिक नहीं होती। सामाजिक समस्याएं जो होती हैं उनका समाधान हम समाज के द्वारा कर लेते हैं, लेकिन जो प्राकृतिक समस्याएं हैं उनका हम अनुभव के आधार पर ही करते रहते हैं, और ये जो क्रियाएं हैं ये आजीवन चलने वाली क्रियाएं हैं। इस तरह से ये कहा जा सकता है कि अधगम या सीखना एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जो बालक के जन्म से लेके मृत्यु तक चलती रहती है। विभिन्न प्रकार के वातावरण में अपने आप को एडजस्टमेंट करके समस्याओं का निराकरण वो खोजता है। उसी तरह से शैक्षणिक क्षेत्र में अपने पाठ्यक्रम से रिलेटेड जो तात्कालिक समस्याएं हैं उनका हल बालक खोजना चाहता है। उसके लिए शिक्षक परिस्थितियां ऐसी क्रिएट कर देता है कि बालक उस समस्या का हल ऑटोमेटिकली खोजने की कोशिश करता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि बालक उस समस्या में जूझ रहा होता है और वो कंफ्यूज हो जाता है कि मैं करूं क्या। अब यहाँ शिक्षक का ये दायित्व है कि शिक्षक उसका मार्ग प्रशस्त करे, शिक्षक उसको गाइड करे, शिक्षक उसको बताए कि किस तरह से ये समस्या समाधान हो सकता है। ऐसी स्थिति में बालक ऑटोमेटिक इस भावी जीवन की समस्याओं से लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। अब बात आती है कि ये जो समस्याएं होती हैं इनका स्वरूप कैसा होता है। इनका स्वरूप द्वंद्वात्मक होता है। समस्याओं का जो स्वरूप है द्वंद्व, तनाव, संघर्ष, द्वंद्व, तनाव, संघर्ष, विफलता, निराशा, अर्थात उसके जीवन में जो समस्याएं आ रही हैं उन समस्याओं के कारण उसके मस्तिष्क में विभिन्न प्रकार की चीज़ें उपजी। अर्थात समस्या का स्वरूप हमारे सामने है। वो द्वंद्वात्मक भी हो सकती है, तनाव देने वाली भी हो सकती है, संघर्ष कराने वाली भी हो सकती है, और जीवन वो विफल होता है जिसके कारण निराशा के भाव होते हैं। अगर ये सारी चीज़ें जब हमारी समस्या के कारण उपस्थित हुई हैं तो ऐसी स्थिति में आदमी क्या करता है, वो आदमी जीवन से मुख मोड़ लेता है। जीवन से मुख मोड़ लेता है। इसका मतलब समझ रहे हो आप? जीवन से मुख मोड़ लेने का मतलब है वो जीवित रहना नहीं चाहता, अर्थात आत्महत्या। अब उसकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो उसने क्या किया, इन समस्याओं से इतना घिर गया जिसमें निराशा के भाव आ गए, और निराशा के भाव के कारण उसने अब जीवन से मुख मोड़ने की कोशिश की और वो आत्महत्या करने की ओर प्रेरित हो गया। लेकिन अब यहाँ शिक्षक का ये दायित्व है कि बालक को इस तरह से वो तैयार करे कि ये नौबत ही जीवन में नहीं आए, ये समस्याएं उसके सामने नहीं आए। ये जो समस्या का स्वरूप है विभिन्न प्रकार से, ये ही हमारे सामने उपस्थित नहीं हों तो यहाँ तक की स्थिति संभव ही नहीं है। ये डिपेंड करता है समस्या के समाधान पर कि समस्या का समाधान किस तरह से किया। लेकिन एक आदर्श शिक्षक इन समस्याओं से उसे बचा सकता है। जैसे मैं बता रहा हूँ आपको कि हर समस्या का समाधान वो शिक्षक समस्या की प्रकृति के अनुकूल उनको सुझाएगा, जिसके कारण फ्यूचर में उसको किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में कई हमें मनोवैज्ञानिक आयोजन भी करने पड़ते हैं। मनोवैज्ञानिक आयोजन से तात्पर्य, आप लोगों ने देखा होगा जब बालक छोटा होता है और बालक रो रहा होता है तो हम अपने मन में ये भय बिठा लेते हैं कि किसी की नज़र लग गई। उसके लिए नज़र के लिए हम क्या करते हैं, किसी ओझा के पास ले जाते हैं, किसी देवी के, हनुमान जी के या किसी ऐसे देवता के भक्त के पास ले जाते हैं और वहाँ झाड़ा लगवाते हैं। झाड़ा कोई दवाई है क्या जो उससे सही हो जाएगा? नहीं। लेकिन मनोवैज्ञानिक एक अवसर हमने यहाँ लिया, एक मनोवैज्ञानिक अवसर हमने यहाँ बनाया और उससे उस बालक को तबीयत ठीक हो गई। इस तरह से कहा जा सकता है कि जो भी समस्याएं उपस्थित हो रही हैं उनके लिए मनोवैज्ञानिक आयोजन करके हम उन समस्याओं से
जूझ रहे होते हैं उनको समाप्त कर सकते हैं। इस तरह से ये कहा जा सकता है कि यह जो विधि है ये विभिन्न संघर्षों से बचाने का एक तरीका है जिससे बालक भावी जीवन के लिए तैयार होता है। अतः यह कहा जा सकता है कि समस्या समाधान विधि एक रामबाण और अमोघ अस्त्र है। कुछ लोग इसे प्रविधि भी मानते हैं, कुछ लोग इसे प्रविधि मीन्स टेक्निक, और कुछ लोग इसे विधि मानते हैं। अब बात आई भाई ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जब इसको हम प्रयोजना विधि के माध्यम से अप्लाई करते हैं तो ये प्रविधि के रूप में उस विधि में सहायक के रूप में काम करती है, और जब हम प्रयोजना विधि को अपने दिमाग से निकाल दें और समस्या का समाधान खोजने के लिए इसी पर आश्रित हो जाएं तो ये विधि के रूप में। इस तरह से ये कहा जा सकता है कि समस्या समाधान विधि विधि भी है और प्रविधि भी। जब इसकी परिभाषाओं की बात करें तो सीवी गुड कहते हैं कि यह विधि निर्देशन की वह विधि है, यानी निर्देशन का मतलब सलाह देने के लिए वह विधि है जिसके द्वारा सीखने की प्रक्रिया को, यानी सीखने और सिखाने की प्रक्रिया क्या है? शिक्षक शिक्षार्थी के मध्य संवाद, चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों की सृजना द्वारा, यानी उसके सामने चुनौती के रूप में उसको रखें और ऐसी परिस्थितियां तैयार कर दें जिनसे बालक उस कार्य को करने के लिए प्रोत्साहित हो जाए ताकि उसका समाधान बालक खोज सके। इसका मतलब है कि ऐसी स्थितियां कक्ष में उपस्थित कर दी जाएं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के द्वारा कि बालक किसी भी समस्या का हल खोजने के लिए, उससे संबंधित साहित्य का अध्ययन करने के लिए, उससे संबंधित लोगों से बात करने के लिए ऑटोमेटिक ही प्रेरित हो जाए। टीएम रिस्क कहते हैं विचारशील चिंतन की प्रक्रिया के फलस्वरूप जो समाधान खोजा जाता है, चिंतनशील विचारशील चिंतन प्रक्रिया, यानी तर्क और चिंतन, विचार करेगा तर्क आएगा चिंतन के माध्यम से तर्क। तो इस तरह से जो समाधान खोजा जाएगा वही समस्या समाधान है, यानी बालक अपने चिंतन के आधार पर, अपने मनोयोग के आधार पर जो हमारे सामने प्रतिफल के रूप में एक समस्या का समाधान खोजेगा वही समस्या समाधान है। मिस्टर बीएस डागोर कहते हैं जो बात तुच्छ व सामान्य होने पर भी मस्तिष्क को बेचैन कर दे, मतलब बात लगती है सामान्य, जैसे दहेज एक सामाजिक अभिशाप है, देखने में बहुत सामान्य लगती है, लेकिन जब उससे हम रूबरू होंगे तो वो एकदम से हमें बेचैन कर देगी कि कितना विकराल रूप धारण किए हुए जनसंख्या वृद्धि की बात करें, कोरोना की समस्या की बात करें, कश्मीर समस्या की बात करें, तो ये ऐसी समस्याएं हैं जो हमें दिखने में तो बहुत हल्की लग रही हैं, हम उसको ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते, लेकिन जब वो एक प्रोजेक्ट के रूप में, एक समस्या के रूप में हमारे सामने उपस्थित होगी तो हम उससे बेचैन हो जाएंगे और उस चुनौती का समाधान खोजना, यानी उस बेचैनी को दूर कब होगी दूर? वो बेचैनी दूर जब होगी जब हम उसका समाधान खोज लेंगे। समाधान कब खोजेंगे? जब हम उससे चिंतित होंगे, उस समस्या को अपनी मानेंगे, तो हम अच्छे तरीके से समाधान खोज सकते हैं। लेकिन समस्या को हमने अपना नहीं माना तो हम समस्या का समाधान नहीं खोज पाएंगे। इसलिए ये कहा जा सकता है कि समस्या समाधान के लिए पहले मस्तिष्क के सामने चुनौती हो, उस चुनौती को सॉल्व करने के लिए, उस चुनौती से लड़ने के लिए हमें मार्गदर्शक की आवश्यकता है, और शिक्षक यहाँ वो उस रोल में रहता है, वो हमें मार्गदर्शन देता है ताकि हम उस समस्या से निजात पा लें। अब बात आती है कि ये समस्या जो बात चल रही है इतने टाइम से, आखिर समस्या हम माने किसको? उसके लक्षण क्या हैं? उसे हम कैसे पहचानेंगे कि भाई ये समस्या हमारे सामने उपस्थित हो गई, इसका समाधान बहुत जरूरी है। तो यहाँ बात करते हैं बालकों से। जिस समस्या समाधान के लिए हम तैयार बालकों को कर रहे हैं वो समस्या समाधान के लिए समाधान की दृष्टि से सरल, अर्थात हम बालक के सामने कोई भी बात रख रहे हैं
वो समाधान की दृष्टि से सरल होनी चाहिए, ताकि उससे संबंधित चीज़ें आसानी से हमारे सामने उपलब्ध हो जाएं। मान लीजिए हमने कोई दहेज एक सामाजिक अभिशाप है, ये समस्या हमने ले ली, कोरोना की समस्या ले ली। कोरोना से संबंधित तो कुछ है ही नहीं, केवल बचाव ही उपचार है। जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए जागरूकता बहुत जरूरी है। वो जो इतने बड़े देश में जनसंख्या वृद्धि को रोकना बहुत कठिन काम है। इतने लोगों को अवेयर करने के लिए बहुत समय चाहिए, और भारत जैसे देश में अवेयर करना बहुत कठिन कार्य है। तो ऐसी स्थिति में जो समस्या हम चुन रहे हैं वो समस्या ऐसी होनी चाहिए जिनका समाधान बालक को आसानी से मिल जाए। समस्या के चयन, समस्या के लक्षण हैं ये। समस्या के चयन व समाधान में बालकों की अहम भूमिका। अक्सर देखने में आया है कि शिक्षक व्याख्यान विधि के माध्यम से कक्षा पढ़ाता है तो उसमें शिक्षक ही सक्रिय रहता है, बालक मूक श्रोता बने बैठे रहते हैं। लेकिन शिक्षाविदों ने कहा कि जब बालक मूक श्रोता बना बैठा रहेगा तो उसकी लर्निंग कैपेसिटी डेवलप नहीं होगी। लेकिन समस्या समाधान विधि के माध्यम से छोटे छोटे ग्रुप बनाकर बालकों के सामने हम एक समस्या उपस्थित कर देंगे तो बालक उस समस्या का समाधान आसानी खोज लेंगे। पूरी सारा रोल बालकों के ऊपर ही प्ले करना है। शिक्षक का जो रोल प्ले होगा सिर्फ इतना होगा कि वो एक गाइड है और बालकों का मार्गदर्शन करेगा, एक पथ प्रदर्शक के रूप में रहेगा। किसी भी प्रकार का प्रेशर बालकों पर नहीं बनाएगा और एक स्वतंत्र वातावरण में बालक उस समस्या का हल खोजते हैं जो समस्या उन्होंने चुनी है। बालकों में तत्परता की वृद्धि हो सके। अच्छी समस्या उसे कहेंगे जिस समस्या के कारण बालकों में तत्परता की वृद्धि हो सके, यानी सावधान रहने की कोई भी समस्या हमारे सामने आई तुरंत उसका समाधान हमने खोज लिया, इस तरह से तैयार बालक रहें। ऐसी शक्ति बालकों में विकसित करने वाली समस्या होनी चाहिए। तर्क व चिंतन, बालकों में तर्क व चिंतन शक्ति विकसित करने वाली होनी चाहिए। अच्छी जो समस्या है उसे मानेंगे जो शिक्षक ने सुझाई है, जो बालकों में तर्क और चिंतन दोनों विकसित करे। नंबर अगला 5वां, बालकों में तात्कालिक समस्या समाधान की शक्ति पैदा करने वाली हो। यानी अच्छी समस्या उसे भी मानते हैं जो बालकों में समस्या का जो तात्कालिक समस्याएं हैं, वर्तमान में जो रिसेंट सिनेरियो में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की क्षमता बालकों में विकसित हो जाए, ऐसी समस्या का हमें चयन करना चाहिए। अगला है समस्या का चयन करते समय रुचि, मानसिक योग्यता, आप उनकी आवश्यकता और क्षमता को ध्यान में रख के समस्या का चयन किया जाए कि जो समस्या हम चयन कर रहे हैं वो बालकों की रुचि के अनुसार है नहीं, उनकी मानसिक योग्यता के अनुसार है कि नहीं, उनकी आवश्यकता की पूर्ति करेगी कि नहीं, और बालकों में उस समस्या के समाधान की क्षमता है अथवा नहीं,
इस तरह से समस्या का चयन हमें करना चाहिए। और अगली है जीवन से संबंधित समस्या। हम उस चीज में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं जो चीज़ हमारे व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करती हो। तो समस्या भी हमें बालकों के सम्मुख इस प्रकार से चयन करनी है कि वो समस्या बालकों के जीवन से संबंधित हो, बालक ये महसूस करे कि यह समस्या मेरी अपनी समस्या है, इस समस्या से मैं पीड़ित हूँ, तो उस समस्या के समाधान में बालक ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा। और यदि ऐसे हम नहीं करते हैं तो बालक उसमें इंटरेस्ट नहीं लेगा। अगली है 8वें नंबर की समस्या स्पष्ट, कम समय लेने वाली, व प्रेरणादायक हो। प्रेरणादायक व उपयोगी हो। यानी जो समस्या हम चुन रहे हैं उस समस्या में इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि समस्या बालक को कन्फ्यूजन पैदा करने वाली नहीं होनी चाहिए, कम समय में सॉल्व हो जाए ताकि दूसरे विषयों का समय उसमें खर्च नहीं हो, और बालकों को कोई प्रेरणा देती हो और उनके भावी जीवन में वो उपयोगी हो। इस तरह की समस्याओं का चयन हमें करना चाहिए। और अगली है सामाजिक व शैक्षिक महत्व की। अर्थात जो समस्या हम चुन रहे हैं वो सामाजिक और शैक्षिक महत्व की होनी चाहिए। यदि सामाजिक और शैक्षिक महत्व की उपयोगिता नहीं है उस समस्या की, तो ऐसी समस्याओं से हमें बचना चाहिए। और अंतिम है सामाजिक व भौतिक वातावरण से संबंधित हो। जो समस्या हम चुन रहे हैं वो समस्या ऐसी होनी चाहिए जो हमारे सामाजिक परिवेश को और हमारे आसपास जो वातावरण है उस दोनों से संबंधित हो। अर्थात हम आसानी से उस समस्या का समाधान कर सकते हैं। यदि समस्या हमने दूर की ले ली तो वो हमारी पहुंच से दूर होगी, हम वहाँ पहुंच नहीं पाएंगे, इसलिए उस समस्या का समाधान भी नहीं खोज पाएंगे। अर्थात ये कहा जा सकता है कि समस्या के चयन में हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जो जो लक्षण मैंने बताए हैं सारे लक्षण उसके अंदर होने चाहिए, तो ही हम समझ सकते हैं कि हाँ समस्या हमने अपने सामाजिक एवं सांस्कृतिक, शैक्षिक, आर्थिक हर दृष्टि से उपयोगी समस्या का हमने चयन किया है। धन्यवाद।